नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटद्वार मसले पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने बाबा दुकान मामले को दिया तूल। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विपक्ष पर कसा तंज। देहरादून के आईएमए के पास लैंड जिहाद की आशंका। 20 एकड़ कृषि भूमि पर विशिष्ट समुदाय की कॉलोनी बसाने की शिकायत पर एक्शन। सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी से टिकट के लिए हलचल शुरू। हरक सिंह रावत बोले, 27 में जिताओ कैंडिडेट को मिलेगा टिकट। पार्टी नेताओं की बढ़ी टेंशन। और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव। दून हॉस्पिटल में टांके लगाने के लिए नहीं है धागे। स्मार्ट हेल्थ केयर के दावे पर उठ रहे सवाल। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय क्षेत्रों के सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सीमांत इलाकों से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार करते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि ये वर्ष डॉक्टर नित्यानंद का जन्म शताब्दी वर्ष है और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हिमालय, पर्यावरण और वहां मौजूद संभावित जोखिमों को लेकर जो दूरदर्शी सोच विकसित की, वो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी। पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम हैं उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी, आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र दून विश्वविद्यालय का एक इंटीग्रल पार्ट है और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय भी हमने देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक कार्यशाला यहाँ पर रखी थी और उसके बाद से दून विश्वविद्यालय के इस केंद्र ने अपना बहुत अच्छे से काम शुरू किया है। राज्य सरकार ने हमें 5 करोड़ रुपया इसकी कार्टोग्राफी लैब और जो शोध की प्रयोगशालाएं उसको खोलने के लिए दिया। बहुत सारी शोध परियोजनाएं इस केंद्र में चल रही हैं। हमारा संकल्प है और हमारा सपना है कि ये केंद्र उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी इंटरवेंशन में अपना काम करेगा। शायद उत्तराखंड में ये पहली सरकार होगी जो अपना पूरा कार्यकाल कैबिनेट की 5 कुर्सियों के साथ ही खत्म करने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि धामी कैबिनेट का विस्तार आखिर क्यों नहीं हो पाया? क्या ये कोई माइंड गेम है या फिर कुछ और? देखिए इस रिपोर्ट में। आखिर क्यों नहीं हुआ धामी कैबिनेट का विस्तार? कहीं फंस गया पेंच या फिर खेल दिया गया माइंड गेम? उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के विस्तार की खबरें अक्सर चर्चाओं में आई। ऐसा लगा कि कैबिनेट विस्तार अब हुआ तो तब हुआ। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते तो यही कयास लगते कि अब जल्द ही कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग सकती है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए गए। खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस संबंध में मीडिया के सामने आकर बयान दे चुके थे। यहाँ तक कि कह दिया गया कि सारी बातें लगभग तय हो चुकी हैं, जल्द ही फैसला हो जाएगा। हालांकि ये फैसला ना तो अब तक हुआ और ऐसा लगता भी नहीं कि अब होगा भी। यानी कैबिनेट विस्तार की उम्मीदें ना तो अब सरकार को बची है और ना ही बीजेपी के विधायकों में है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? कैबिनेट में 5 कुर्सियों को खाली रखने का फैसला आखिर किसका रहा होगा? क्या ये बीजेपी की मजबूरी है या फिर उसका माइंड गेम? मजबूरी इसलिए क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद किसी असंतोष के गुब्बारे को फूलते देखने से बेहतर यही है कि कैबिनेट विस्तार किया ही ना जाए। या फिर माना जाए कि पार्टी चाहती थी कि कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनने का सपना बीजेपी के विधायकों को आता रहे और वो इसी ख्वाब में डूबे रहे। ना कोई आवाज उठे, ना असंतोष फैले और उम्मीदों, आशाओं, सपनों, ख्वाबों में सरकार का कार्यकाल बिना किसी हंगामे के निकल जाए।
सवाल ये भी है कि कैबिनेट विस्तार को रोककर कहीं बीजेपी ने सरकार और संगठन के बीच कुछ मसलों पर बनी असहमतियों पर भी पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि इस बात में दो राय नहीं कि पार्टी और सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों में कुछ मसलों पर अलग अलग राय देखी गई है। हालांकि बीजेपी का कोई भी नेता इसे खुलकर कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन सच यही है कि पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रमों में सरकार अकेले ही चुनौतियों का सामना करती दिखी। फिलहाल कैबिनेट विस्तार के रहस्य लोक में बिखरी आशंकाएं बीजेपी को 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में पार लगाएंगी या फिर इतिहास के पन्नों में गुम कर देगी, ये वक्त बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कुंभ मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, श्रद्धालुओं के रहने ठहरने, खाने पीने समेत व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, कुंभ मेला अधिकारी सोनिका समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं देहरादून के आईएमए के पास लैंड जिहाद की आशंका पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला पछवादून के धौलास हरियावाला क्षेत्र का है, जहां एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 20 एकड़ कृषि भूमि को अवैध रूप से विशेष समुदाय के लोगों को बेचने की शिकायत मिली है, जिसकी प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस जमीन पर कभी शिक्षण संस्थान बनना था, वहां अब अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही एमडीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम को विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी ज़मीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी तो ये सरकार में निहित होगी। कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान मामले को जिस तरह कांग्रेस ने तूल देने का काम किया, उस पर सीएम धामी ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटद्वार मामला कांग्रेस का समर्थन ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, अगर ये सत्ता में होते तो उस दिशा में जरूर आगे बढ़ते, लेकिन ऐसे मामलों में हमारी सरकार कड़े कदम उठाते हुए ठोस निर्णय लेगी। देखिए, जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते, ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया। इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसे टिकट देगी, इसे लेकर बहस अभी से ही शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के बयान ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है। हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि जो जिताऊ होगा उसी को टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में टिकट योग्यता पर नहीं बल्कि नेताओं की करीबियों को बांटे जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। 2027 में चुनाव, 2026 में ही टिकट पर टेंशन। हरक के बयान ने मचा दी हलचल। जिताऊ कैंडिडेट को मिलेगा टिकट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए संकट। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस में अभी से ही टिकट बंटवारे को लेकर हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के बयान ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की टेंशन बढ़ा दी है। हरक सिंह रावत ने साफ कह दिया है कि जो जिताऊ होगा टिकट उसी को मिलेगा, किसी सीनियर नेता के करीबी या दबाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। अब इस बयान ने कांग्रेस के कई नेताओं को चिंता में डाल दिया है, खास तौर पर वो नेता और कार्यकर्ता जो अभी से ही अपना टिकट फाइनल करने की पैरवी कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस में हमेशा सर्वे की प्रक्रिया होती है। शीर्ष नेतृत्व सर्वे के आधार पर तय करता है कि कौन उम्मीदवार जीत सकता है। जो स्थानीय लीडरशिप है उस लीडरशिप को मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी रहती है कि कौन अच्छा चुनाव लड़ सकता है। और दूसरा जो है, स्वाभाविक बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व भी जो है प्रदेश के अंदर तमाम चीज़ों को देखने का काम करते हैं।
और आप जानते हैं कि सर्वे भी होता है, उसके बाद जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया के तहत टिकट फाइनल होता है। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर अब बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व कांग्रेसी नेता मथुरादत्त जोशी ने कांग्रेस के बयान को झूठा करार दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस में टिकट योग्यता पर नहीं बल्कि नजदीकियों, माफियाओं और पैसों के आधार पर बांटे जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस का इतिहास आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये खुलेआम टिकट बेचेंगे, ये माफियाओं को टिकट बेचेंगे, ये शराब माफियाओं को और खनन माफियाओं को, जो बड़े बड़े ठेकेदार होंगे, जो इनके घरों को भरेंगे, जो इनको पैसे देंगे, ये उनको टिकट बेचने का काम करते हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। जो मेरे मुकाबले जहाँ मैं टिकट मांग रहा था, वहाँ इन्होंने किस किस को टिकट दिए हैं बता दें। मैंने डीडीआर टिकट मांगा, ये किसको लाए थे टिकट? खनन माफिया को लाए थे। क्या हाल हुआ? पिथौरागढ़ में हमने टिकट मांगा, आप देख लो वहाँ खनन माफिया को विधायक बना रखा है और मेयर में इन्होंने टिकट दे दिया शराब माफिया को। उदाहरण है ये तो, क्या नकार सकते हैं? उनके धंधे नहीं है ये। 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर उठी ये आवाजें पार्टी के लिए अंदरूनी चुनौती बनती नजर आ रही है। हरक सिंह रावत के इस बयान ने पार्टी के नेताओं के माथे पर बल ला दिया है और सवाल तो ये उठता है कि कांग्रेस कैसे तय करेगी कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय पर कांग्रेस में जिसका मन हुआ सबने अपने तरीके से टिकट पा लिया। 2022 तक आते आते कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तक नहीं बचे। फिर कांग्रेस के भीतर अब ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन हो गया कि हरक सिंह रावत जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देने की बात करने लगे। और सवाल तो ये भी है कि आखिर कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, इसका पैमाना कैसे सेट किया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेसियों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 16 फरवरी को लोक भवन कूच को लेकर चर्चा की गई। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से इस घेराव में जुटने का आह्वान किया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 27 के लिहाज से ये घेराव बीजेपी को भारी पड़ेगा। ये बातचीत तो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, जो भी करेगा पार्टी फैसला करेगी। हाँ, इतना है कि इसको नथा न लें, क्योंकि एक पार्टी का ये पुराना कार्य सिपाही होने के नाते कुछ हमारे साथी संपर्क में हैं, लेकिन यशपाल आर्य का इस स्थिति में नहीं को है कि वो किसी को शामिल करा सके। कि आज चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। जिन लोगों के दिल में इस राष्ट्र के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, जो चाहते हैं हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जाने जाएं जैसे पहले जाते थे, उन सबको इस सरकार के विरोध में आना चाहिए। कितनी हैरानी की बात है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए जो जनता लगातार आंदोलन करती रही, सड़क पर प्रदर्शन करती रही, सरकार पर प्रेशर बढ़ा तो सीबीआई जांच बैठाई गई, उसी जनता की तुलना दर्शन भारती ने सड़क पर रेंगते कीड़ों से कर दी है। आंदोलनकारियों के लिए ये शब्द जाहिर करता है कि दर्शन भारती कितने घमंड में चूर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये क्या कह गए दर्शन भारती? आंदोलनकारियों की कर दी कीड़ों से तुलना। क्यों घमंड में चूर है दर्शन भारती? उर्मिला सनावर को ले आया तो तुमने मेरा ये हाल किया। सीबीआई जांच करवाई, तुम 3 साल तक सड़कों पे रेंगते रहे, सीबीआई जांच नहीं हुई। उर्मिला सनावर आई, सीबीआई जांच हुई। दर्शन भारती जी, क्या प्रदेश की जनता सड़कों पर रेंगने वाले कीड़े हैं? दर्शन भारती जी, क्या अंकिता को इंसाफ दिलाने की आवाज उठाने वाले लोग आपको कीड़े नजर आते हैं? क्या उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी आपको इंसान नजर नहीं आते? अंकिता भंडारी केस में वीआईपी के एंगल से सीबीआई जांच कर रही है, जिसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो जरा ये भी तो बता दीजिए कि अब तक अंकिता केस में चुप्पी साध कर बैठे आप अचानक से उर्मिला सनावर के खुलासे के बाद कैसे प्रकट हो गए? आप पर आरोप लगाए उषा राणा माही और घमंड दिखाए आंदोलनकारियों को
आपकी पोल पट्टी खोले आपके करीबी और खींच निकाले जनता पर, ये नहीं चलेगा दर्शन भारती जी। बता दें कि ये वही दर्शन भारती है जिनका अंकिता भंडारी केस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन उर्मिला सनावर जब अंकिता केस में वीआईपी के नाम का खुलासा कर अंडरग्राउंड हो गई, तब एकाएक दर्शन भारती ने एंट्री मारी और उर्मिला सनावर को दिल्ली से लेकर देहरादून पहुंच गए। तब से ही दर्शन भारती चर्चाओं में बने हैं। चर्चाओं में तो इतने आ गए कि उषा राणा माही, जिनके साथ दर्शन भारती के कभी अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, उसने भी दर्शन भारती की पोल पट्टी खोल कर रख दी। उषा राणा माही ने आरोप लगाया था कि अंकिता केस में वीआईपी कौन है दर्शन भारती अच्छे से जानते हैं और इसका खुलासा उर्मिला सनावर ना कर दे, इसी वजह से दर्शन भारती ने उर्मिला सनावर से संपर्क किया। अब इतना कुछ होने के बाद जब वीआईपी एंगल से सीबीआई जांच चल रही है, तब दर्शन भारती अपनी पीठ थपथपा रही है। सीबीआई जांच करवाने के लिए खुद क्रेडिट ले रहे हैं। इतनी ही आपको अंकिता केस से सहानुभूति है दर्शन भारती जी, तो रविवार को देहरादून में हुए महापंचायत में आप शामिल क्यों नहीं हुए? मंच पर अंकिता भंडारी के माता पिता रोते रहे, उनके आंसू पोंछने आप क्यों नहीं पहुंचे? और भी हैरानी की बात तो ये है कि देहरादून में महापंचायत चलती रही और दूसरी तरफ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। ये टाइमिंग तो बहुत कुछ इशारा करती है दर्शन भारती जी। यूं तो आप अंकिता के परिवार के हितैषी बन रहे हैं, फिर महापंचायत से दूरी क्यों? कहीं आपको लोगों के गुस्से का शिकार होने का डर तो नहीं लग रहा था? क्योंकि आपके करीबियों ने जो कुछ खुलासा किया है अंकिता केस में वीआईपी को लेकर, उसके बाद से आप जनता के निशाने पर हैं दर्शन भारती जी। कहीं यही कारण तो नहीं कि जनता आज आपको सड़क पर रेंगते कीड़े नजर आ रहे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सितारगंज में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुड़ा ने यहां हेलमेट जिनके पास नहीं थे उन लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांटे। साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुड़ा ने कहा कि लोगों की सेफ्टी के लिए हेलमेट बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने जनता से नियमों का पालन करने की भी अपील की। देखिए, रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और हेलमेट का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, रोज़ जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक्सीडेंट की खबर आती है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को इंजरी हो रही है, ग्रीवियस इंजरी हो रही है, और उससे बचने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के जरूर चले। हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट परिसर में लंबे समय से न्यायिक कार्य ठप रहने के विरोध में विधायक सुमित हृदयेश और पार्षद रवि जोशी धरने पर बैठ गए। दोनों जनप्रतिनिधि एसडीएम कोर्ट परिसर में ही जमीन पर बैठकर विरोध जताते नजर आए। उन्होंने कहा कि एसडीएम राहुल शाह के ट्रांसफर के बाद से कोर्ट का संचालन नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। इससे न सिर्फ वकीलों को बल्कि आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायिक कार्य प्रभावित होने से कई मामलों की सुनवाई लंबित पड़ी है। नहीं, देखिए, जनमानस आम जनता बहुत परेशान है। 143 हो जो लैंड यूज चेंज होता है, 229B का दावा हो, अन्य लैंड डिस्प्यूट हो, उसके अलावा मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो कि यूसीसी के आने के बाद एक अनिवार्यता बन चुका है 2010 के बाद का, ये सारे विषयों पर यहाँ पे समय थम चुका है, काम थम चुका है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। मैं रवि भाई को विशेष बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ गोविंद बिष्ट जी को। वकीलों पे भी बहुत दबाव बन चुका है क्योंकि जो मौक्किल हैं, क्लाइंट्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। बहुत प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है और एसडीएम कोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण कोर्ट है और हल्द्वानी क्योंकि प्रवेश द्वार है पूरे कुमाऊं का, यहाँ पे तत्काल मेरी शासन से भी आपके माध्यम से मांग है। डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त कराया कि शासन से शीघ्र ये हो जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके समक्ष मांग रखता हूँ कि तुरंत यहाँ पे एसडीएम की तैनाती और एसडीएम कोर्ट की बहाली हो। देखिए, 19 तारीख से एसडीएम साहब चले गए और वैसे मैं यहाँ पे धरने में नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पे जय श्री राम जय जय राम का नारा करने के लिए बैठा हूँ, जाप करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कोई भी काम नहीं होता, ये नाम जपो तुरंत काम हो जाता है। जब मैं घर में थक गया तो तब मैं एसडीएम कोर्ट आया जाप करने के लिए कि यहाँ पर जाप करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को बताई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी आए और ये हल्द्वानी विधानसभा के अंदर से एसडीएम गायब है। मैं आप बताइए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी अब तो हद ही हो गई।
उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दून अस्पताल, जहां दूर दूर से मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, उसी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद टांके लगाने के लिए धागा तक नहीं है। कहां आप पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की बात करते हैं, लेकिन मंत्री जी यहां तो राजधानी के अस्पताल का ही हाल बेहाल है। देखिए रिपोर्ट। अब तो हद ही हो गई मंत्री जी, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सबसे छोटी चीज का अभाव, टांके लगाने के लिए नहीं मिले धागे। धन सिंह रावत जी स्मार्ट हेल्थ केयर के करते हैं दावे, फिर धरातल पर क्यों पूरे नहीं होते वादे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, कहां तो आप उत्तराखंड में स्मार्ट हेल्थ केयर सेवाओं की खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल ही बेहाल है। दून मेडिकल कॉलेज में मामूली से ऑपरेशन के लिए सर्जिकल धागा तक उपलब्ध नहीं, और इसका खुलासा प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार नवीन थड़ेली ने किया। वो खुद इसके गवाह हैं। उनकी एक पोस्ट ने स्वास्थ्य महकमे को आईना दिखा दिया है। दरअसल नवीन थलेड़ी एक माइनर से ऑपरेशन के लिए दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद टांके लगाने के लिए अस्पताल में धागा ही नहीं मिला और परिजनों को केमिस्ट की दुकान पर भेजा गया। वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल मीडिया पर इस पूरे वाकये को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि जब मरीजों को बुनियादी सामग्री खुद खरीदनी पड़े तो सरकारी दावों की सच्चाई सामने आ जाती है। नवीन थलेड़ी ने उस अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं। उत्तराखंड में लचर स्वास्थ्य सेवा की कई रिपोर्ट समय समय पर सामने आती रही है। प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। कई गांव ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कें ही नहीं। वहां डंडी कंडी मरीजों की एम्बुलेंस है, जहां सड़कें हैं वहां एम्बुलेंस वक्त पर पहुंचती नहीं। चौखुटिया में ही एक पिता ने अपनी बेटी की गोद में दम तोड़ दिया था क्योंकि समय पर एम्बुलेंस ही नहीं पहुंची। यदि एम्बुलेंस आ भी जाए तो उसमें कई खामियां मिल जाती हैं। कभी ऑक्सीजन खत्म होता है तो कभी कोई उपकरण खराब मिलता है। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहना है कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का, ये भी आपको सुनाते हैं। लगातार इस बात को सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दून अस्पताल का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर जो है जो स्टिचिंग होती है उसके धागे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो है क्या भाई इस दून अस्पताल में, जिसको हम सो कॉल्ड मेडिकल कॉलेज भी कहने का काम कर रहे हैं, तो है क्या इसमें? जब ये स्थिति अस्थायी राजधानी देहरादून में है तो आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ स्थिति क्या होगी। वहाँ कहने के लिए तो डॉक्टर भी जो है ऑन पेपर भेज दिया गया है, फार्मासिस्ट भी ऑन पेपर भेज दिया गया है, लेकिन अस्पताल में कोई रहता नहीं है। और हमने जब पिछला सत्र हुआ था उस सत्र में भी हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकार को चेताने का काम किया था कि भाई जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में है, उसको तत्काल प्रभाव से सरकार जो है मजबूत करने का काम करे। लेकिन सदन में उठाने के बाद भी लगता है कि कोई चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। प्रदेश में हर बार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वादे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हालात ढाक के तीन पाथी नजर आते हैं। नेता हो या अधिकारी, उन्हें बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि धन सिंह रावत जी यहाँ सरकारी अस्पताल में ना तो कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी अपना इलाज करवाने के लिए आता है। बेचारी जनता जो लाचार है, प्राइवेट अस्पताल जाती है तो पैसा और खून दोनों चूस लिया जाता है, और सरकारी अस्पताल का हाल तो आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ ही गए होंगे। फिर भी कोई एक्शन न लेना हैरान करता है मंत्री जी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और विकास कार्यों में पूरी तरह से फेल हो गई है। प्रदेश में विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री केवल आरोप प्रत्यारोप कर अपनी नाकामी को छुपाने में लगे हुए हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा पद और कौन सा हुआ, जो कि माननीय विधायक कोटद्वार भी हैं। उनको अगर अधिकारियों को बुलाकर धमकाना पड़ रहा है, वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक पर और पब्लिक में आ रही है, पब्लिक डोमेन में उनकी वीडियो के अधिकारियों को धमका रही हैं कि आप समय से काम नहीं पूरा करते। सरकार सही चल रही है तो फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को क्यों अधिकारियों को डांटना पड़ रहा है? अगर सरकार सही चल रही है तो फिर
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायकों में से एक बंशीधर भगत जी को धरना क्यों देना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि सैकड़ों लाशें आज भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दबी हुई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटद्वार मसले पर सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने बाबा दुकान मामले को दिया तूल, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विपक्ष पर कसा तंज। देहरादून के आईएमए के पास लैंड जिहाद की आशंका, 20 एकड़ कृषि भूमि पर विशिष्ट समुदाय की कॉलोनी बसाने की शिकायत पर एक्शन, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी से टिकट के लिए हलचल शुरू, हरक सिंह रावत बोले 27 में जिताओ कैंडिडेट को मिलेगा टिकट, पार्टी नेताओं की बढ़ी टेंशन। और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव, दून हॉस्पिटल में टांके लगाने के लिए नहीं है धागे, स्मार्ट हेल्थ केयर के दावे पर उठ रहे सवाल।